हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज आपका एक और मॉक टेस्ट हो रहा है जो रिलेट करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। तो चलिए फिर ठीक है, अपनी क्लास आज के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति अंतरण पद के अंतर्गत नहीं आता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप रीड कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। क्या विभाजन, पट्टा या दान या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना शुरू कर दीजिए। पट्टा जिसे हम लीज कहते हैं, दान, गिफ्ट, इन सब के बारे में हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत रीड करा है। हम इसमें विभाजन को इंक्लूड नहीं करते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई विभाजन में आप संपत्ति का ओनरशिप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो पहले से ही जिनके पास ओनरशिप थी बस उन्हीं को विभाजन कर रहे हैं संपत्ति का, उन्हीं के बीच में ही। क्लियर है? तो संपत्ति अंतरण के तहत विभाजन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन, अनियोज्य दावे का अंतरण, एक्शनेबल क्लेम। अनियोज्य दावे का अंतरण चाहे वो प्रतिफल सहित हो या रहित हो, ऐसी लिखित के निष्पादन द्वारा ही किया जाएगा जो अंतरक या उसके समग्र रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो। तो सही आंसर क्या होगा बता दीजिए। आपके सामने पूरा आंसर बनके आ चुका है। संपत्ति अंतरण के अंतर्गत विभाजन को इंक्लूड नहीं किया जाता। वहीं पर मैंने कहा था कि हमने दान और पट्टा लीज हम इसके बारे में रीड कर चुके हैं, क्योंकि पट्टा जिसे धारा 105 में बताया गया है और दान को 122 में परिभाषित डिफाइन किया गया है। और जो आपके सामने ये स्टेटमेंट आया था, ये स्टेटमेंट रिलेट कर रहा था ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के बारे में। अनियोज्य दावे का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, जिसके बारे में हमने धारा 130 में रीड कर लिया है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। क्वेश्चन, किसी लिखित को अनुप्रमाणित करने के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत कितने साक्षी विटनेस चाहिए? अनुप्रमाणित मतलब उसको अटैच करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को अटैच करने के लिए कम से कम कितने विटनेस होने ही चाहिए? तो सही आंसर क्या होगा, कम से कम 2 विटनेस होने ही चाहिए। क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व बताए हैं? अभी इससे पहले वाले सेक्शन में हमने रीड करा था कि जो लीज है, पट्टा है, उसे डिफाइन करा गया है धारा 105 में। अब इस वाले क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा है कि जो पट्टाकर्ता है और जो पट्टेदार है उसके अधिकार और उसके दायित्व वो कौन से सेक्शन में बताए गए हैं। तो बाकायदा आपके सामने आंसर है, अपने आंसर आप चेक कर लीजिए। इस पेज का जो पहला क्वेश्चन है, किसी लिखित को अनुप्रमाणित करने के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत कितने साक्षी विटनेस चाहिए? कम से कम 2। दूसरा क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व, तो धारा 108 है, क्योंकि अभी हमने इससे पहले रीड किया था कि धारा 105 पट्टे को परिभाषित करती है और वहीं पर पट्टे का पर्यावासन मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ लीज धारा 111 को बताता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन, लंबित वाद के सिद्धांत से संबंधित आपके सामने मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 केस दिए हैं। आपको बताना है कि इन 4 केस में से वो कौन सा केस है जो कि लंबित वाद के सिद्धांत से संबंधित है, जिसे आप लिस पेंडेंस भी कहते हैं, और उसका सेक्शन भी आपको मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत धारा 5 में परिभाषित संपत्ति, पहले ही बता दिया लीजिए कि धारा 5 में संपत्ति अंतरण की परिभाषा दी गई है और उस परिभाषा में जो जीवित व्यक्ति है उसके अंतर्गत क्या शामिल है? कंपनी, संगम, व्यक्तियों का निकाय या उपयुक्त सभी? तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। और जो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा था जिसे हम कहते हैं लंबित वाद का सिद्धांत, लिस पेंडेंस, सेक्शन 52 से रिलेट करता है और उसका लीडिंग केस है उसका बेलामी वर्सेस सबीने। और धारा 5 के अंतर्गत जिसमें संपत्ति अंतरण को परिभाषित करा गया है उसके तहत जो लिविंग पर्सन है उसमें ये सभी लोग इंक्लूड करे जाते हैं। क्वेश्चन, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, इसे क्या कहते हैं? तो इसको इक्विटेबल बंधक कहते हैं और ऐसा इंग्लिश लॉ में कहा जाता है। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, इसे क्या कहते हैं? इसे इक्विटेबल मोर्गेज कहते हैं इंग्लिश लॉ में। और अगर हम बात करें इसको डिफाइन कहाँ पर करा गया है हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को, सेक्शन 58 सब क्लोज एफ में डिफाइन करा गया है। वहीं पर आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। सादा बंधक जिसे सेक्शन 58 सब क्लोज बी में डिफाइन करा गया है,
भोग बंधक जिसे सेक्शन 58 सब क्लोज डी में डिफाइन करा गया है। क्लियर है। क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत प्रावधानित पट्टा अभी बताया था सेक्शन 105 में डिफाइन है, किससे संबंधित है? अचल संपत्ति के पट्टे से। आपको बताना है क्वेश्चन, आपको बताना है कि जो गिफ्ट है जिसको डिफाइन करा गया है, गिफ्ट को डिफाइन करा गया है 122 में। मैंने आपसे क्वेश्चन अलग पूछा है, मैंने आपसे ये पूछा है यहाँ पर कि अगर भावी संपत्ति के दान की बात आ रही है, ऐसी प्रॉपर्टी के गिफ्ट की बात आ रही है जो अभी प्रेजेंट ही नहीं है, जिसका प्रेजेंट होना या ना होना फ्यूचर में है, फ्यूचर प्रॉपर्टी, तो इस प्रकार का जो गिफ्ट होगा वो कैसा होगा? वैलिड होगा, वॉइडेबल होगा, वॉइड होगा, क्या होगा? आंसर आपके सामने है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत प्रावधानित पट्टा अचल संपत्ति के पट्टे संबंधित है। भावी संपत्ति का दान शून्य माना जाता है, वॉइड माना जाता है। क्वेश्चन, पट्टे के अतिधारण का प्रभाव, जिसे आप इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर भी कहती हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की कौन से सेक्शन से रिलेट करता है? इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 116 से रिलेट करता है। आपसे पूछा गया है पट्टे का पर्यावासन कैसे हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया था इस संबंध में डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, जिसको धारा 111 में बताया गया है, और उसके कौन कौन से तरीके हैं ये आपसे पूछे गए हैं। तो आप अपना आंसर आप रीचेक कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर का जो केस है, जो इसका सेक्शन है वो रिलेट करता है सेक्शन 116 से। पट्टे का पर्यावासन इसमें उपयुक्त सभी इन तरीकों के माध्यम से पट्टे का पर्यावासन किया जा सकता है। क्वेश्चन, सूचना संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत कौन सी धारा में परिभाषित है? आपने रीड करा है, अ पर्सन सेड टू हैव अ नोटिस, किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना है, तो ये कहाँ परिभाषित करा गया है? तो इसका सही आंसर है धारा 3 के अंतर्गत। धारा 3 जो है जिसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, जो कि बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करती है, तो उसमें इस वाले टॉपिक को भी कवर किया गया है। तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल का जो मामला है वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के कौन से टॉपिक से रिलेट करता है? तो सही आंसर होगा वो धारा 3 से रिलेट करता है। और एक बात और बता दूं मैं यहाँ पर आपको, इसमें तिलकधारी केस के अंतर्गत ये जो केस है तिलकधारी लाल का केस धारा 3 से रिलेट करता है। और धारा 3 के कौन से टॉपिक से रिलेट करता है? ये सूचना से ही रिलेट करता है, जिसमें बताया गया था प्रीवी काउंसिल का मामला है ये, जिसमें डिसाइड करा गया था कि रजिस्ट्रेशन अपने आप में एक सूचना है। यह प्रश्न विधि का ना होकर तथ्यों का है, जो प्रत्येक वाद की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन, आपको करेक्ट आंसर चेक करना है, जैसे कि ओरल ट्रांसफर, क्या वो सेक्शन 9 में है? ट्रांसफर बाय ऑस्टेंशिएबल ओनर, क्या वो सेक्शन 41 में है? डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, क्या वो सेक्शन 35 में है? तो हाँ, ये सभी आंसर करेक्ट हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन, ये तो मैंने अभी आपको बताया था, भोग बंधक ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के कौन से सेक्शन से रिलेट करता है? अभी होकर चुका था, बताइए। आप देख लीजिए, भोग बंधक सेक्शन 58 सब क्लोज डी से रिलेट करता है। वहीं पर सेक्शन 58 बी से रिलेट करता है सादा बंधक। सेक्शन 58 सी से रिलेट करता है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। क्लियर है। क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा के तहत चार्जेस को डिफाइन करा गया है? धारा 100 में डिफाइन करा गया है। संपत्ति अंतरण से संबंधित पट्टा कौन सी धारा में परिभाषित है? धारा 105 में परिभाषित है। वहीं पर धारा 122 में गिफ्ट को परिभाषित करा गया है और 128 में यूनिवर्सल डोनी को बताया गया है। क्वेश्चन, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बनता है कि जो ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम है, ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के कौन से सेक्शन में बताया गया है? इसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 14 में बताया गया है। इस नियम के भी कुछ अपने अपवाद पाए जाते हैं, तो व्यक्तिगत संविदा, भार, दान, ये सभी इसके अपवाद के रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन, वो कौन सा सेक्शन जिसमें संपत्ति अंतरण को डिफाइन करा गया है? तो सेक्शन 5 में संपत्ति अंतरण को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत धारा 58 सब क्लोज ए, जिसके अंतर्गत बंधक को परिभाषित करा गया है, वहां पर बंधक के आवश्यक तत्व कौन से बताए गए हैं? अचल संपत्ति में हित का अंतरण होना, प्रतिफल का होना आवश्यक है, अचल संपत्ति का रूप स्पष्ट अथवा निश्चित होना आवश्यक है। ये सभी इसके अंतर्गत इसमें इंक्लूड करे गए हैं। इस परिभाषा में सारे एसेंशियल इसके माने गए हैं।
तो इसी के साथ अपनी हम क्लास यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी।